हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक और नई क्लास में फिर से स्वागत है। और आप देख पा रहे होंगे ये 13 नंबर की क्लास है। और हमने अभी तक जो 12 क्लासेस हो चुकी हैं उनमें हमने प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात की है। और ऐसा नहीं है कि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन दोस्तों हमने ज़्यादातर उन्हीं क्वेश्चंस की बात की है जो आपके आगामी या परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। और टॉपिक वाइज चलते हैं हम इसमें, 4 टॉपिक्स की बात करते हैं हम। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करें दोस्तों प्रश्न नंबर 1 की, तो दोस्तों हम प्रसिद्ध केशवानंद भारती केस की बात कर रहे हैं जो 1973 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? इसकी उत्तर की बात कर ले, ज़्यादातर सभी को पता होगा, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। ये दोस्तों इससे संबंधित था, 1973 में हुआ था केशवानंद भारती विवाद। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रश्न है ये, 2020 का। बात करें इस केस के बारे में थोड़ी सी, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की बात कर रहे हैं। 1973 के मामले की बात हो रही है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना को ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है। संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। उद्देशिका यानी प्रस्तावना की बात हो रही है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1, 2, 4, 10। जीडी का प्रश्न है, एसएससी जीडी का प्रश्न है ये। अनुच्छेद 1 में ऐसा कहा गया है, जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ा होगा ये पॉलिटी को तो वो जानते होंगे इसके बारे में जरूर। इसके थोड़ा सा दोस्तों, हम सभी प्रश्नों के बाद में उनसे संबंधित कुछ एनालिटिक्स या जरूरी की पॉइंट्स लेकर आते हैं। तो कुछ लोग दोस्तों मिस कर देते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जरूर पढ़ना चाहिए आप सभी को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 की बात करना है। संघ व उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 की बात करें तो संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है। अर्थात दोस्तों, नए राज्यों की स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है, जो आर्टिकल 2 में लिखा है, अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 10 की बात करने अगर, तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये इसमें वर्णित है। अनुच्छेद 11 की बात करें तो नागरिकता के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 11 में लिखा है। दोस्तों, यदि आपको आज एक अलग एक्स्ट्रा नॉइज सुनाई दे रही हो या वॉइस सुनाई दे रही हो, दोस्तों माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम खराब है मेरी तरफ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 की बात कर रहे हैं, देश से संबंधित है। वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना, संघ का नाम व उसके राज्य क्षेत्र। इसकी अगर बात करें तो आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 2। इसकी बात करें अगर की पॉइंट्स की, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 की बात करें तो इसके तहत नए राज्यों का गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा नामों परिवर्तन की शक्ति संसद को प्राप्त। समझ गए होंगे आप। आर्टिकल 2 में दोस्तों नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने का अधिकार है। और आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 में बात करें तो नए राज्यों का गठन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में या नामों में परिवर्तन का अधिकार संसद को देता है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करता है? ये जो इससे मतलब अधिकार देता है, ये CHSL का प्रश्न है, 6, 3, 5, 4। अभी अभी हम दोस्तों पढ़ के आए हैं, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है, 3 इसका सही आंसर है। दोस्तों, ये सब अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, तो अनुच्छेद 1, 2 और 3 के बारे में जस्ट पढ़ा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 5, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1959, 1955, 1951, 1964।
देख पा रहे होंगे आप सभी 2023 का प्रश्न है, ये लेटेस्ट प्रश्न है, ज़्यादा पुराना प्रश्न नहीं है। इसके आंसर की बात कर लें तो 1955 इसका सही उत्तर है। और अगर इसके दोस्तों की पॉइंट्स की बात की जाए तो मैं दोस्तों सभी से हमेशा यही कहता हूँ कि जो की पॉइंट्स लेकर आते हैं ये प्रश्न से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो हम प्रश्न में पढ़ते हैं वो एक ही प्रश्न होता है, लेकिन जो की पॉइंट में हम पढ़ते हैं वो कम से कम 3 या 4 प्रश्नों के बराबर होता है। की पॉइंट की अगर बात कर लें, माफ कीजिएगा आगे बढ़ गए। 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में देख पा रहे होंगे, भाग 2 के बारे में पता चल गया। 5 से 11 अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 की बात करें तो नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों ऐसी 11 के बारे में जब वैसे तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन आपको दोबारा पढ़ा दिया। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये भी एक प्रश्न हो गया, एकल नागरिकता का प्रावधान है, ब्रिटेन के समान है। साथ ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का ही प्रावधान। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो पारंपरिक हिंदू धर्म में भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? 4, 3, 1, 2। इसका सही उत्तर है 4। CHSL 2023 का प्रश्न है। बात करें इसके बारे में दोस्तों की पॉइंट की अगर बात करें, इसमें दोस्तों काफ़ी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं इसके की पॉइंट में। वेद की बात करें सनातन धर्म से संबंधित है और तथा ये भारतीय साहित्य में सबसे पुरानी कृतियां हैं। अर्थात वेदों की बात कर रहे हैं, सबसे पुरानी कृतियां हैं और सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म से संबंधित। वेद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ज्ञान की बात कर रहे हैं हम, ज्ञान होता है वेद का अर्थ। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है, अर्थात वैदिक साहित्य को श्रुति के नाम से भी पहचाना या जाना जाता है। भारतीय साहित्य में वेदों की संख्या की बात में 4 है, जो कि एक प्रश्न में भी पूछा गया था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दोस्तों हमने लास्ट क्लास में भी इन सभी के बारे में पढ़ा था। ऋग्वेद की बात कर ले थोड़ा सा डिटेल में दोस्तों, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम धीमे धीमे डिटेल में जाते जाएंगे, और आपसे ये भी कहा था कि अगर आप जुड़ रहे हैं नए तो प्लीज़ जो पहली क्लास है उसको पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ा कीजिए। कि शुरुआत से एक तरह से सिस्टमेटिक ढंग से आप करेंगे तो आपका ही ज़्यादा फायदा होगा। सबसे प्राचीन ग्रंथ की बात करें, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,580 रचनाएं हैं। ये दोस्तों ये जो सूक्ति 1028 है या 10,580 ऋचाएँ हैं और 10 मंडल है, इससे संबंधित सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है। अर्थात दोस्तों जो गायत्री मंत्र है ये भी एक प्रश्न हो गया कि वो किससे संबंधित है या कहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि जो तीसरा मंडल है दोस्तों ऋग्वेद का, उसमें जो सूर्य देवता को समर्पित है वो यही है, गायत्री मंत्र। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। अर्थात जो देवता सोम है उनका उल्लेख 9वें मंडल में किया गया है ऋग्वेद के। ये चातुर्वर्ण की बात कर रहे हैं, जो समाज है व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। चातुर्वर्ण समाज की व्यवस्था जो है वो 10वें मंडल में ऋग्वेद के वर्णित है। नेक्स्ट सामवेद की बात करते हैं दोस्तों। संगीत का वेद है, ये गायन का या संगीत का वेद है। भारतीय संगीत का जन्म इसी वेद से हुआ है। समझ गए होंगे आप। यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि दोस्तों संगीत का जन्म किस वेद से हुआ है, तो आपका आंसर होगा सामवेद की बात कर रहे हैं वहाँ पे। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। ये भी एक प्रश्न हो गया। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। अर्थात जो इसके तहत मंत्रों को गाता है, या किसी भी मंत्र को गाता है उसको उद्गाता कहा जाता है इस वेद के अनुसार। अगला वेद है दोस्तों यजुर्वेद। इसमें यज्ञों के नियमों या विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला होता है उसे पुरोहित या अध्वर्यु कहा जाता है। आखिरी वेद है दोस्तों अथर्ववेद। ये सबसे बाद वाला वेद है, अर्थात सबसे नवीन वेद भी इसे ही कहते हैं। इस वेद में तंत्र मंत्र, काला जादू आदि का वर्णन किया गया है।
अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है, अर्थात जो इसका उद्गाता या इसे पढ़ता है उसे ब्रह्मा के नाम से विख्यात किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड मुख्यतः खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र। उम्मीद करता हूँ आप सभी को इनका जो उत्तर है इसका पता होगा। दोस्तों वैश्य की बात कर रहे हूँ। ये दोस्तों सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, तो आप समझ सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा या मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। वैश्य की बात कर रहे हूँ। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था क्रम आधारित न होकर जन्म आधारित होना लगा था, अर्थात जो जन्म के अनुसार जिस जन्म में या जिस कुल में पैदा होते थे उन्हें वही कहा जाता था। इस काल में खेती, पशुपालन और व्यापार पर वैश्य वर्ण का आधार था, मतलब अधिकार था। ये यही खेती, पशुपालन और व्यापार यही लोग किया करते थे। वैश्य की बात कर रही हूँ। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, अर्थात आप समझ रहे होंगे इस समय पंडितों या पुरोहितों का ज़्यादा राज चलता होगा। इस काल में स्त्रियों के पैतृक संपत्ति के अधिकार में भी कमी आई थी, अर्थात स्त्रियों को जो पैतृक संपत्ति या उसका अधिकार मिलता था उसमें कमी आ गई थी इस समय। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति प्रमुख देवता हो गई थे, अर्थात दोस्तों उससे पहले इंद्र को ज़्यादा मान्यता प्राप्त थी, लेकिन इस काल में दोस्तों प्रजापति को ज़्यादा मान्यताएं प्राप्त हो गई थी, अर्थात प्रजापति ही भगवान के रूप में पूजे जाते थे। अगला शब्द है पूरण, पूषण। अब शूद्रों के देवता हो गए जो पहले पशुओं के देवता थे, अर्थात पूषण जो की बात हो रही है ये शूद्रों के देवता माने जाते हैं इस समय, इस काल में, जिससे पहले वो पशुओं के देवता माने जाते थे। इस काल के दो मुख्य महाकाव्य हैं, महाभारत जो कि जय संहिता है और रामायण। उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था कठोर हो, अर्थात दोस्तों उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इसमें जाति व्यवस्था काफी कठोर हो गई थी, अर्थात जाति के अनुसार ही जातिवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसी काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित की गई थी, अर्थात गोत्र जो आप जानते होंगे कि हमारा ये गोत्र है, हमारा वो गोत्र है, वो इसी समय से चले आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 8, कौशल महाजनपद की बात की जाए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का ये बात हो रही है। वर्तमान में किसका भाग है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश है ऑप्शन बी, हमने उत्तर प्रदेश बोल दिया था गलती से। इसकी बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये भी सीजीएल का ही प्रश्न है। तो आप देख पा रहे होंगे लोग जो कहते हैं कि ये आते नहीं है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, उनके लिए मैं बताता हूँ कि ये इस क्वेश्चन या इस पेपर से आए हुए प्रश्न हैं। कौशल महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश का भाग है। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती को माना जाता है। कौशल महाजनपद एक शक्तिशाली महाजनपद था, अपने समय का एक काफी शक्तिशाली महाजनपद था कौशल। दोस्तों कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि उस समय टोटल कितने महाजनपद हुआ करते थे। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो वज्जी महाजनपद की राजधानी की बात हो रही है। वज्जी जो एक महाजनपद था उसके दोस्तों राजधानी की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 चंपा, वैशाली, कौशल, पाटलिपुत्र। दोस्तों कौशल तो एक होगा ही नहीं, क्योंकि अभी अभी मैंने पढ़ा था कि कौशल एक महाजनपद था उस समय। कि अगर राजधानी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, वैशाली। और ये भी दोस्तों सीजीएल का प्रश्न है, तो मुझे नहीं लगता कोई अब भी कहेगा कि ये काफ़ी लो लेवल के प्रश्न है या फिर काफ़ी ये प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। वज्जी महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी वैशाली थी, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था। वैशाली में लक्षवी शासकों का शासन हुआ करता था इस समय। लक्षवी शासक इस समय शासन किया करते थे वैशाली में। बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो आगंतुक निकाय, महावस्तु तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों ये भी एक मैंने आपसे अभी पूछा था कि कितने महाजनपद हुआ करते थे। दोस्तों 16 महाजनपद हुआ करते थे और उनकी राजधानी निम्न है, आगे हम देखते हैं। अभी इसमें हम लेकर आए हैं। काशी एक महाजनपद हुआ करता था, इसकी वाराणसी दोस्तों राजधानी हुआ करती थी। कौशल की बात करें तो कौशल की श्रावस्ती थी। अंग की बात करें तो अंग देश या अंग राज्य आपने सुना होगा, तो चंपा थी इसकी राजधानी। और मगध दोस्तों मगध साम्राज्य आपने सुना होगा,
राजगृह या गरिब्रज इसकी राजधानी हुआ करती थी। कुरुवंश आपने सुना होगा दोस्तों, महाभारत के समय काफ़ी फेमस है। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी, इंद्रप्रस्थ भी आपने सुना होगा। कम्बोज की बात करें तो हाटक और राजपुर, हाटक या राजपुर इसकी राजधानी थी। असमक की बात करें तो पोतना या पोटली इसकी राजधानी हुआ करती थी। बज्जी की बात करें तो वैशाली थी, अभी अभी प्रश्न हमने पढ़ा था। अवंती की बात करें तो दोस्तों दक्षिणी माहिष्मती और उत्तरी उज्जैनी ये इसकी राजधानियाँ थी। गांधार की बात करें दोस्तों तो तक्षशिला थी इसकी राजधानी। सूरसेन की बात करें तो मथुरा इसकी राजधानी हुआ करती है। और ये सभी दोस्तों महाभारत काल की ही महाजनपद हैं। आपने महाभारत यदि किसी ने देखा होगा तो वो जानता होगा। मत्स्य की बात करें तो विराटनगर इसकी राजधानी थी। पांचाल की बात करें तो उत्तरी पांचाल यानी अच्छित अहिच्छत्र, और दक्षिणी पांचाल की बात करें तो कामपिल्य, ये दोनों इसकी राजधानियाँ थी। मल्ल की बात करें तो कुशीनगर तथा पावा इसकी राजधानियाँ थी। चेदी की बात करें तो सुक्तिमती, और वत्स की बात करें तो कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। विश्व का पहला गणतंत्र जो था वैशाली, ये लिच्छवी को माना जाता है। अर्थात जो विश्व में प्रथम बार जो गणतंत्र देखा गया था जिस जगह, वो लिच्छवी शासकों ने ही देखा गया था। प्रश्न नंबर 10, वो तो काफ़ी डिटेल में चले गए थे दोस्तों। अब मुझे नहीं लगता कि किसी को भी महाजनपदों में कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट होगा। मगध महाजनपद देश की बात करें नदियों से घिरा हुआ था। मगध जो महाजनपद था वो कौन सी नदियों से घिरा हुआ था, ये आपको बताना है। गंगा और घाघरा, गंगा और झेलम, गंगा और यमुना, गंगा और सोन। गंगा और सोन से घिरा हुआ था, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और दोस्तों इस पे भी आप देख पा रहे हो CGL का प्रश्न है, 2023 का, ज़्यादा पुराना भी प्रश्न नहीं है। उत्तर की बात करें की पॉइंट्स की तो मगध जो महाजनपद है गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था तथा उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। विस्तृत उपजाऊ मैदान, खनिज उपलब्धता, वन क्षेत्र, हाथियों की उपलब्धता, लोह का विकास और प्राकृतिक सुरक्षा आदि ने महाजनपद साम्राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब दोस्तों इससे ये समझ गए होंगे कि आप यहाँ पर क्या क्या पाया जाता था या क्या इसकी खासियत हुआ करती थी। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो साम्राज्य की महत्ता के अनुसार, दोस्तों साम्राज्य की महत्ता के अनुसार हम बात करेंगे वास्तविक संस्थापक की, ये बिंबिसार है। इन्हें बिंबिसार को माना जाता है मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक। बिंबिसार का एक और नाम है छैडिक के नाम से भी इसे जाना जाता है, श्रैडिक के नाम से। यह नाम इन्हें जैन साहित्यों में दिया गया है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा की गई थी। दोस्तों हमारे जो पास्ट में या हमारे जो इतिहास में ज़्यादातर पुत्रों ने ही अपने पिता की हत्याएं की हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायन ने की थी। मैं जैसा कि भी बताया कि ज़्यादातर पुत्रों ने ही अपने पिता की हत्या की और उन्हें दोस्तों भड़काया गया या जो भी किया गया वो उनकी अलग एक कॉन्सेप्ट है। अब बात करें प्रश्न नंबर 11 की। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक, बड़ा पानी या भीमताल या बुलर। मुझे नहीं लगता इसका कोई भी गलत करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, बुलर झील की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा डिटेल में बात कर लें अगर तो बुलर झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उत्तराखंड की झीलों की अगर बात कर लें तो देवताल, राक्षताल, राकसताल, नैनीताल, भीमताल, सातताल या फिर रूपकुंड। दोस्तों ज़्यादातर कोड वर्ड आप याद कर लीजिए। ताल है तो दोस्तों मेरे हिसाब से सभी उत्तराखंड की ही झीलें होंगी। मेघालय दोस्तों की बात करें, मेघालय की तो उमियम झील जो कि 12 पानी झील के नाम से है, मैमू झील, तासिक झील, उमंग झील, वारली, ये सभी मेघालय की हैं। मणिपुर की बात करें तो लोकटक झील, इपोक झील, लोसी झील या फिर पुमलेन पाट झील, ये सभी मणिपुर की झीलें हैं। प्रश्न नंबर 12 आप देख पा रहे होंगे हम आप ज्योग्राफी की तरफ मूव हो गए हैं। ज्योग्राफी के प्रश्न ये सभी।
और सभी लेटेस्ट प्रश्न होने वाले हैं 2023 की, तो आप भरोसा करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं भविष्य में हमारे साथ बने रहने के लिए। अच्छा, इस प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण मैदान, कन्नड़ के तटीय। हमने इस क्वेश्चन में बात की है पश्चिमी तटीय की, बात की है पश्चिमी तट की। तो बात करें इसके आंसर की तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। कोरोमंडल तट जो है वो पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। कोरोमंडल तट पूर्वी तट मैदान का एक हिस्सा है और इसका विस्तार कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच में होता है। नेक्स्ट मालाबार तट की ही बात कर लें अगर तो मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। कोंकण तट की बात करें तो उत्तर में दमन से लेकर गोवा तक विस्तार है इसका। कन्नड़ का बात करें तो तटीय मैदान है, कन्नड़ का तटीय मैदान गोवा से मंगलूर तक पश्चिमी क्षेत्र, सॉरी दोस्तों, विस्तरित क्षेत्र, ये कन्नड़ का मैदान है। प्रश्न नंबर 13, भारत में उत्तरी से दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी है? SSC CHSL का प्रश्न है, ये भी 2023 का है। 2914 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3785 किलोमीटर, 4109 किलोमीटर। इस प्रश्न में दोस्तों सीधा सीधा यही पूछा गया है कि भारत की जो लंबाई है, या मतलब ऊपर से नीचे तक की जो जितनी भी दूरी है या जितना भी क्षेत्र है उसकी बात हो रही है। और इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, 3214 किलोमीटर का सही उत्तर है। थोड़ा डिटेल में और पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत में उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्वी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी जो है वो 2933 किलोमीटर है। अर्थात दोस्तों हमने लेफ्ट से राइट और ऊपर से नीचे तक सभी पढ़ लिया है। भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है लगभग 15,200 किलोमीटर है। और भारत की कुल तटीय सीमा की बात करें तो द्वीपों समेत बात कर रहे हैं तो 7,516.6 किलोमीटर है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर की बात करना है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.45% है। आप देख पा रहे होंगे हमने कितने प्रश्नों का इसमें उत्तर में बात कर लिया है। प्रश्न नंबर 14, अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? अर्थात जो उल्कापिंड वायुमंडल में प्रवेश करते हैं वो किस परत पर आकर जल जाते हैं? मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल, समताप मंडल, बाहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका, मध्यमंडल की बात कर रहे हो। मध्यमंडल वायुमंडल की समताप मंडल परत के ठीक ऊपर स्थित एक परत है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 80 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल में आने तक जल जाते हैं। ये क्षोभ मंडल की बात करें, क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे बादल, वर्षा आदि। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ये भी दोस्तों एक प्रश्न हो गया आपके लिए। आयन मंडल में उपग्रह या सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं और इसी मंडल में अरोरा ऑस्ट्रालिस व अरोरा बोरियालिस जैसी परिघटनाएं घटित होती। प्रश्न नंबर 15, हिमालय की नदियों में प्रवाह के भाग विशेषता पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसके युग्म की सीधे सीधे सही युग्म की ही बात कर लें अगर, इसका जो सही युग्म है वो दोस्तों केवल दूसरा है, निचला भाग की बात कर रहे हैं हम, गोकुरी की बात हो रही है। ये दोस्तों ऑप्शन में देखते हैं क्या इसका सही उत्तर है। हिमालय की नदियों की 3 प्रमुख नदियां तंत्रों में बांटा गया है, अर्थात सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों आपके लिए ये भी एक प्रश्न हो गया कि आप कितने ही भागों में बांटा गया है हिमालय की नदियों के तंत्र को। हिमालय की नदियां अपने प्रवाह मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपहरण क्रिया करती हैं तथा उनके साथ भारी मात्रा में बालू सिल्ट का संवहन करती हैं, अर्थात बालू और सिल्ट का भी अपने साथ लेकर जाती हैं। प्रश्न नंबर 16, आप देखकर समझ गए होंगे कि प्रश्न नंबर 16 कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, आप देख पा रहे होंगे। और हम
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 की तरफ देखते हैं अगर। तो प्रश्न नंबर 16 दोस्तों इकोनॉमिक्स से होने वाला है। एक अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल हैं एक डैश अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। मिश्रित, सम्मिश्र, समांतर, संलग्न, संलय। दोस्तों देख पा रहे होंगे, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, खैर सीजीएल का प्रश्न है, ये 2022 का सीजीएल का प्रश्न है। यदि इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होती है, तो मिश्रित हो गया ये। इसका सही उत्तर है मिश्रित। और दोस्तों सीजीएल का प्रश्न है, ये छोटा मोटा एग्जाम का प्रश्न नहीं है। एक अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सरकार दोनों शामिल हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्थाओं का एक मिश्रित रूप है, जैसा कि हमने पढ़ लिया है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों का स्वायत्त, प्रबंधन एवं विनियमन राज्य द्वारा किया जाता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो उत्पादन, व्यापार एवं उद्योग आदि का स्वामी निजी हाथों में होता है। प्रश्न नंबर 17 ये है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास टैक्स के क्षति के कारण एक वार्षिक भत्ता है। तैयार माल, भूमि, पूंजीगत सामान, कार्य प्रगति पर। ये भी दोस्तों सीजीएल का है। तो हम ज़्यादातर दोस्तों सभी प्रश्न हाई लेवल के ही क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं उनके ही हैं, तो अर्थात सीजीएल के प्रश्न हैं ज़्यादातर। इसकी अगर बात करें, इसके उत्तर की बात कर लेगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, पूंजीगत सामान। मूल्यह्रास टूट फूट और कुछ अन्य साधनों में से एक वर्ष में एक पूंजीगत वस्तु की कीमत में कमी, जैसे बाजार की प्रतिकूल स्थितियां इत्यादि की बात कर रहे हूँ। मशीनरी, उपकरण और मुद्रा कुछ उदाहरण हैं इसके, जिनमें से एक विशिष्ट अवधि के मूल्य कम होने की संभावना रहती है। अर्थात जिसके मूल्य में ह्रास हो जाता है कुछ समय पश्चात, यदि टूट फूट के बाद या फिर किसी भी तरह यूज करने के बाद में, उसे मूल्य ह्रास कहा जाता है। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 18 कौन सा कथन सकारात्मक अर्थव्यवस्था से संबंधित है? इसके ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें तो यही सही उत्तर है इसका। धन की आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि है। बस, और ये सभी गलत हैं, और सीजीएल का प्रश्न है ये भी 2021 का है। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है। सकारात्मक अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र की एक धारा है जो कि विकास, अपेक्षा और संबंधित घटनाओं का विवरण में परिभाषीकरण और स्पष्टीकरण केंद्रित है। उम्मीद करता हूँ आप सभी दोबारा पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो। वैसे तो हम बैठे ही समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है? सरकारी प्रसारण, सड़कें, राष्ट्रीय रक्षा, खाद्य सामग्री। इसका सही उत्तर है खाद्य सामग्री। दोस्तों आपको सभी उस क्वेश्चन में कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा इन ऑप्शंस में, क्योंकि ये दोस्तों काफ़ी हाई लेवल या हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन से सीजीएल के हैं। दोस्तों इतने लो लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते सीजीएल में। और अगर आप हमारे साथ बने ही रहेंगे इस तरह से ही, तो आपसे प्रॉमिस है कि आपको हम सीजीएल के क्वेश्चंस भी इसी तरह से आपके सामने से काफ़ी बार निकल जाएंगे ये प्रश्न। अर्थशास्त्र में एक सार्वजनिक सामान एक वस्तु या सेवा और संदर्भित करता है। अर्थशास्त्र की बात हो रही है। एक सार्वजनिक सामान एक वस्तु या सेवा को संदर्भित करता है अर्थशास्त्र। उदाहरण की बात करें तो ताजी हवा, ज्ञान, प्रकाश स्तंभ, राष्ट्रीय रक्षा, बाढ़ नियंत्रण प्रणाली, स्ट्रीट लाइटिंग, ये सभी इसी में शामिल हैं अर्थशास्त्र में। ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी वस्तु है? सीजीएल का प्रश्न है ये भी। और अगर इसके उत्तर की ही बात कर लें अगर सीधा, तो ऑप्शन नंबर ए भी इसी का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही है। वह वस्तु जो किसी एक व्यक्ति या परिवार द्वारा उपभोग की जाती है, तो वो निजी वस्तु के रूप में जानी जाती है। सीजीएल का प्रश्न है ये भी।
एक निजी वस्तु वह वस्तु है जिसका उपभोग एक व्यक्ति या परिवार द्वारा किया जाता है। निजी सामान बहिष्कृत या प्रतिद्वंदी है। और भोजन, कपड़े, कार पार्किंग स्थल आदि निजी सामान है। उम्मीद करते हैं आप सभी को आज की क्लास काफ़ी यूज़फुल या आपके लिए काफ़ी ज़रूरी रही होगी। और यदि आपके लिए थोड़ी सी भी ज़रूरी रही है तो प्लीज़ वीडियो को या क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आप सभी से जल्द ही मुलाकात होगी एक और नई क्लास में। और आप सभी को पता ही होगा कि हम डेली शाम को ये प्रैक्टिस सेट चलता है और ये 13 नंबर की क्लास थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। चलिए, मिलते हैं आप सभी से एक और नई क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।